Hello, good afternoon, Jai Hind. This is Vikas Singh, your English teacher. We are gathered here on विद्याकुल. हम आज इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए. जैसा कि हमें पता है हमारा गोल क्या है, NDA 1. ठीक है, NDA 1 के लिए अभी हमारे पास 21 डेज बचे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम है. लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर चले तो हम एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं, और उसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन में हम अपना कंटेंट एंड एग्जाम पैटर्न को देखेंगे. उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्लासेस में इसका एक बेटर वर्जन निकाल करके आएंगे, ताकि हम अपना स्कोर NDA 1 में भी बेटर कर सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके. ठीक है भाई, देखो ओवरऑल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वेटेज कितना है. GAT के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आने वाले हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे, और उन 4 मार्क्स का वेटेज है 200 नंबर का. ठीक है, लेकिन ये केवल जनरल इंग्लिश होने वाला है. और जनरल इंग्लिश का मतलब है कि सामान्य इंग्लिश, यानी बहुत ज़्यादा हैवी कोई भी इंग्लिश नहीं आने वाली भाई. आराम से बहुत इजी पैटर्न पे चलने वाली इंग्लिश को हमको समझना है. केवल उसके रूल्स एंड आपके लॉजिक्स को समझ लेना है, और आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन लॉजिक को वहाँ पे फेल किया जाएगा. ठीक है, आपको उसे करेक्ट करना पड़ेगा, आपको उस लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस से किया जा सकता है. इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, है ना. तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट क्या है हमारा, कि हमें पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं वहां पे वोकैब्स एंड सेंटेंसेस दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, जिसमें सेंटेंस जो बनाया जाता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से बनाया जाता है. कैसे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. और इस एग्रीमेंट को समझ करके ही हम पता लगा सकेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ब एरर है, कोई वर्ब अगर गलत लगी हुई है, सब्जेक्ट गलत लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस में कहाँ पे एरर है उसको फाइंड आउट करके हम अपने मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न है, उसमें स्पॉटिंग द एरर में ये सारी चीजें पूछी जाती है. ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है टेंसेस. बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं. टेंसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोई भी बात जो हम बोलते हैं उसका एक टेंस होता है, एक काल होता है. या तो वो प्रेजेंट होता है अभी वर्तमान में, या तो वो भूत होता है पास्ट में, या फिर वो फ्यूचर होता है आने वाले समय में. ठीक है, और उनके साथ किस तरीके के रूल्स लगते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, और उन रूल्स को समझ करके ही हम एरर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे. इसलिए टेंसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा निकल करके आता है, जो हम अपनी सेकेंड क्लास में करने वाले हैं. थर्ड पॉइंट आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स का. ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बचपन से पढ़ा है. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन जनरल. उन्हें हमें पढ़ना है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे कहाँ पे यूज होंगे, इनको रीयूज करने के क्या क्या रूल्स है, फिर नाउन्स के भी कितने पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव्स के कितने कितने डायमेंशंस हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा. साथ ही में आर्टिकल्स ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, डिटर्मिनर्स की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन केवल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं. तो किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा और वो किस टाइप का आर्टिकल होगा, इसे भी हम पढ़ेंगे. हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लगभग 3 क्लासेस मिलने वाली हैं. ठीक है, ओवरऑल क्योंकि हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक वास्ट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, तो हमें इसे 3 क्लासेस में फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे नरेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसके लिए हमें एक एक क्लास और रिक्वायरमेंट होगी. हम उन एक अगली क्लासेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि जब भी हम नरेशन करते हैं, नरेशन का क्या मतलब होता है भाई, कोई स्टोरी बता रहे हैं, है ना, कोई कहानी बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, आत्मकथा बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, है ना. तो नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच भी आता है, डायरेक्ट स्पीच भी आता है. डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कई बार किया जाता है, तो उस चीज़ को, उसके रूल्स को हमें समझना पड़ेगा, ताकि हम बेटर तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. फिर वोकैब्स. ठीक है भाई, वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद हमारे पास वोकैब्स आते हैं. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स. अब ये अलग अलग हैं क्या. सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं अगर लिखूं एरोमेटिक, ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सुगंधित, फ्रेग्रेंट. आप सबको मालूम है कि फ्लावर जो है वो महकता है, लेकिन बोला कैसे जाए. या तो आप सेंटेंट बोल लीजिए. आप सेंटेंट का ही सिमिलर मीनिंग वाला एक वर्ड आ गया एरोमेटिक, जो थोड़ा सा भारी वर्ड है, फ्रेग्रेंट जो थोड़ा सा भारी वर्ड है. लेकिन स्टेटमेंट जब पूछा जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी इंग्लिश पढ़ी है, वो उसने जो डिमांड किया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा. इसीलिए सिनोनिम्स पढ़ना जरूरी है.
आ जाता है एंटोनिम्स, जो पार्ट है जिसका मतलब ये है कि अपोजिट मीनिंग है ना, विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, विलोम शब्द। ठीक है, जैसे कॉमन आप बोले लेडी, ठीक है, एक बहुत यूज्ड वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। ठीक है, लेडी, लेडी का मतलब क्या होता है, लोग कहेंगे औरत, लेडी का मतलब औरत होता ही नहीं, और जब आपको उसका मतलब नहीं मालूम है तो आप उसका अपोजिट भी नहीं बता सकते। लेडी का अपोजिट होता है लॉर्ड। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, लेडी एंड लॉर्ड दोनों क्या है, वो सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे ही हम इसको प्लूरल करेंगे तो इसके अपोजिट भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम इसको लेडीज कर दें तो ये हो जाएगा जेंटलमैन, है ना। मैन क्या होता है, MEN, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। इसीलिए हमें इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स को देखते हुए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ने पड़ेंगे। यह हमारे इंग्लिश में ज़्यादातर डिमांड किए जाते हैं। GAT में 20 क्वेश्चंस लगभग आपके वोकैब से आते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स आपके तीनों पूछे जाते हैं। होमोनिम्स का ट्रेंड बढ़ गया भाई। होमो क्या है, होमो अगर देखा जाए तो होमो का मतलब होता है दो, है ना, डुअल। तो एक ही वर्ड होगा, उसकी स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं बैट, अब बैट उड़ता भी है और बैट से आप खेलते भी हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको होमोनिम समझने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस में इसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या सेंस बन रहा है। अब किसी ने बोला बैट वॉज फ्लाइंग, आपने एक ही बैट सुना है कि उससे खेला जाता है, तो आप कहें बैट से तो खेला जाता है, फिर ये उड़ क्यों रहा है भाई, ये कौन सा बैट आ गया, वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमें होमोनिम्स पढ़ने जरूरी है। और वो होमोनिम्स कम्युनिकेशन में बेटर तरीके से आपको एक एनहेंस्ड पर्सनालिटी देते हैं, इसीलिए आपका जो डिमांड होता है वो होमोनिम्स का होता है। फिर आ जाते हैं फॉरेन वर्ड्स। भाई फॉरेन वर्ड्स, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, या कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करते हैं वो कभी भी प्योर नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम में प्योर लैंग्वेजेस नहीं है। फॉरेन वर्ड्स जो आते हैं, यानी बाहरी पार्टिकल्स जो आते हैं, वो आपकी लैंग्वेज पे कब्जा कर चुके हैं, और उस तरीके के कुछ एक्सेप्टेड आपके वर्ड्स जो होते हैं वो जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये इटली से आए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको अगर पास्ता खाना है तो पास्ता ही बोलेंगे ना, पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा ही बोलेंगे। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स आपको पढ़ने होंगे जो कि फॉरेन वर्ड्स हैं। फिर स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा ना लेडीज, है ना, यहाँ पे लेडीज का वर्ड का यूज किया, IES लगाया, वाई हटाया IES लगाया, ये रूल कहाँ से आया भाई। कई बार तो हमें जब प्लूरल बनाना होता है तो MS या ES का यूज करते हैं, तो यहाँ पे IES क्यों आ गया। स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से स्पेलिंग्स के लास्ट में प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो होते हैं उनका यूज करके किसी भी स्पेलिंग के साथ हम नए वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद भाई हम अगर आप आगे चलें तो हमें कंप्रहेंशन करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब एंड इंडियन फ्रेजेस करना, इडियम्स एंड फ्रेजेस करना पड़ेगा। इडियम्स क्या है, मुहावरे। जैसे एक मुहावरा होता है हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है, मेक अ हे वाइल द सन शाइन्स, यानी तब आप प्रहार करिए जब मौका आपके पक्ष में हो। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपकी जो भी कॉम्प्रहेंशन होता है उसको एक एलेबरेटेड फॉर्म में, एनहेंस फॉर्म में आपके सामने पेश करते हैं, और इसीलिए इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एक क्लास हमारी कॉम्प्रहेंशन, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स की होने वाली है। लास्ट में भाई देखो, हम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है क्या स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर का मतलब त्रुटि का खोज करना है। कोई स्टेटमेंट या पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, उसमें कोई नाउन गलत होगा, कोई आर्टिकल गलत लगा होगा, वर्ब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट गलत लगा होगा, या फिर टेंस गलत लगा होगा, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में गलत क्या है, और स्पॉटिंग द एरर्स में आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिस पार्ट में गलती है। ठीक है, इसी से आगे इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अभी आपको केवल एरर फाइंड करना था, लेकिन अब आपको केवल एरर फाइंड नहीं करना है, इसके बाद आपको एरर फाइंड करके उसको इम्प्रूव भी करना है, करेक्ट भी करना है। फिर पैरा जंबल्स आते हैं। जंबल्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के आगे पीछे लिखा हुआ है, अब कोई नया वर्ड है, आपने उसको सुना नहीं, जैसे मोडस ऑपरेंडी एक वर्ड आता है। ठीक है, अब मोडस ऑपरेंडी मोड ऑफ ऑपरेशन जिसका मतलब होता है, इसका अगर आपको मतलब नहीं मालूम होगा, सिनोनिम नहीं मतलब मालूम होगा, तो आप पैराजंबल्स नहीं कर सकते। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, यानी किस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव कहाँ लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्ब आ जाता है, तो एडवर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। ये रूल्स रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के आप सेंटेंस रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। लास्ट में आता है क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट क्या है भाई, मॉडर्न डे में क्लोज टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ट्रेंड बढ़ चुका है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अलग अलग लाइन्स में,
ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है। तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, सेंटेंस जो दिया हुआ है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो वर्ड आएगा आपको वही वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये फाइंड आउट करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अंतर्यामी थोड़ी है भाई, आपको कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ओवरऑल जो भी आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन A to Z, चाहे वो वर्ब से हो, चाहे वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हो, चाहे वो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से हो, वो क्लियर आउट करें। और इसके साथ लगभग 9 क्लासेस के अंदर हम अपना सिलेबस जो है वो पूरा करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। हर एक क्लास के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के बाद हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जहां से आप अपने वोकैब्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ओरिएंटेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि जब हम मिले तो एक बहुत ही बड़ी एनर्जी के साथ मिले ताकि हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड आप अपने आप को एनर्जाइज रखिए ताकि हम जब मिले तो अपने हाई जोश के साथ अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर किया जा सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।